हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आपका आज जो है हमारा देखेंगे तो 23 दिसंबर हमारा है आज, 30 दिसंबर। आगे आने वाले में जो भी करंट है आपका आज का जो न्यूज़ का, जो आप अगर हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी या यूपीपीएससी या यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम अगर देंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका। पीटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मेंस के हिसाब से भी। तो आप उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को नोट्स बना सकते हैं। इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट आप नोट कर सकते चाहिए, कौन आपके जानकारी में रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जानकारी में रहना चाहिए। आपको नोट्स नहीं भी लिखेंगे चल कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम समझना जरूरी है, जानकारी रहना जरूरी है। ठीक है। तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चीज़ें बढ़ाते हैं आगे, ज़्यादा देर करते हुए नहीं। देखा जाए तो कहा जा रहा है चुनाव के दिन घर से बाहर रहने वाले भी डाल सकेंगे वोट। ये चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दिन जो लोग बाहर रहते हैं, कोई आयोजन हो गया या कहीं मतलब जॉब की तलाश में अगर बाहर हैं, तो कहा जा रहा है उनके लिए भी कई क्या होता है, तो उनके लिए इसके चलते हुए चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। वे जहाँ होते हैं उस जगह भी मतदाता सूची में उसका नाम ही दर्ज नहीं होता है और वे अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ऐसे मतदाताओं को चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है। आयोग ने M3 वोटिंग मशीन लाया गया है। M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को संशोधित संस्करण के रूप में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार किया है, ताकि शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से देश में ही अन्य जगह रहने वाले मतदाताओं अपने निर्वाचन क्षेत्र गए बिना वोट डाल सकेंगे। इसका प्रयोग शुरू करने से पहले आयोग 16 जनवरी 2023 को मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दलों के सामने रिमोट ईवीएम का प्रदर्शन करने जा रहा है। ठीक है। निर्वाचन आयोग इस बात से चिंतित है कि पिछले आम चुनाव में सिर्फ 67.4% मतदान हुआ था। 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। माना जाता है कि किसी मतदाता द्वारा निवास के नए स्थान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के अनेक कारण होते हैं। ठीक है, अनेक कारण होते हैं। अब अनेक कौन कौन से होते हैं देखा जाए तो आपका है आंतरिक प्रवास का लगभग 85% जो है राज्यों के भीतर होता है। इसे देखते हुए आयोग ने सभी स्तरों पर समाधान ढूंढने और उन्हें मतदान करने का अवसर के देने के जो विकल्प है उस पर विचार विमर्श किया आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारे ये भी एक पीटी का क्वेश्चन है कि अब ये वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारे हैं राजीव कुमार है। उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, तो निर्वाचन आयुक्त में अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने M3 ईवीएम मॉडल का संशोधित संस्करण बनाया। रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलने से प्रवासी मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए गृह जिला जाने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज़ें कर लेंगे चीज़ें, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हमारा वोटिंग प्रतिशत भी कम होता है। इसकी वजह से लोग जो किसी वजह से वो बाहर हैं, रोजी रोटी के मामले या पढ़ाई करने के लिए किसी भी वजह से अगर बाहर है तो वहीं से भी वोट डाल सकेंगे। बहुत ही अच्छा कदम है चुनाव आयोग की ओर से अगर देखा जाए तो। सुखोई से छोड़ी गई ब्रह्मोस ने पोत को बनाया निशान। ये 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का सफल परीक्षण वायुसेना के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को सुखोई 30 MKY विमान से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम। ये साइंस टेक का टॉपिक है आपका, यूपीएससी पेपर 3, बीपीएससी पेपर 2। सक्षम ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पीटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका सेक्टर। ये करीब 400 किलोमीटर जो है मारक क्षमता वाली इस मिसाइल ने बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में एक पोत को सटीकता से निशाना बनाया। अगर देखा जाए इसमें कहा जा रहा है कि ये सुखोई 30 MKI के इस प्रदर्शन के साथ ही मिसाइल की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता से वायुसेना को एक रणनीतिक बढ़त मिली है। ठीक है, ये क्या है, रणनीतिक बढ़त मिली है। आगे देखा जाए इसमें तो इस उपलब्धि में क्या हुआ है कि वायुसेना के साथ साथ नौसेना, रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, बंगाल एयरोस्पेस प्रोजेक्ट्स BPAL और निस्सान एरो लिमिटेड ने समर्पित और समन्वित प्रयासों का योगदान रहा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। ये पीटी के हिसाब से भी है और मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आप नोट्स कर सकते हैं चीज़ों को। आगे अगर चलेंगे चीज़ें, दिल्ली में प्रमुख हर मार्ग पर दिखेगा आपको G20 का लोगो। ये बहुत देखिए क्या है कि अभी G20 का अध्यक्षता भारत ने संभाला 1 दिसंबर से, तो दिल्ली के हर प्रमुख मार्ग पर G20 का लोगो दिखेगा। सड़कों के आसपास की दीवारें, फ्लाईओवर और अंडरपास G20 के लोगों और अन्य पेंटिंग से सजेगी। इन पर जो है सो भारत के प्रमुख स्मारक दिखेंगे का बना हुआ रहेगा। यहाँ की संस्कृति, प्रमुख जानवर और जंगल आदि चित्रित किए जाएंगे। सड़कों के किनारे जो है कोई दीवार खाली नहीं रहेगी।
इस पर भी काम शुरू हो गया, अगले 3 से 4 महीने में यह आर्ट पूरा पूरा कर लिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा ये चीज़ है दिल्ली सरकार का। सीमाओं की रक्षा बड़बंदी से नहीं बल्कि सैनिकों की सतर्कता सुनिश्चित होती है, ये हमारे गृह मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने कहा है कि सीमाओं की जो रक्षा करने के मामले में सैनिकों की सतर्कता और बहादुरी को वहां लगे स्तंभों और बारिश से कोई मुकाबला नहीं है। अग्रिम स्थानों के निकट रहने वाले देशभक्त ग्रामीण इस सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं, ये हमारे गृह मंत्रालय का कहना है। उन्होंने कहा उन्होंने कि मोबाइल एक ऐप है, प्रहरी और सीमा सुरक्षा बल के मैनुअल को जारी करते हुए सुझाव भी दिया है कि जो वाइब्रेंट विलेज है, जीवंत ग्राम है, उसके कार्यक्रम के तहत सुरक्षाकर्मी जो है उनको गाँवों में पर्यटन के विकास को लेकर प्रयास करने चाहिए। हालांकि उनके इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जो देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा स्तंभ और बारबारी बंदी से नहीं बल्कि सीमा पर डटे जवानों के शौर्य, देशभक्ति और सतर्कता से सुनिश्चित की जा सकती है। इस बात को ध्यान देंगे चाहिए। हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक है। देखिए आज हमारा ये पीएम जो है क्या है, तो आज कोलकाता में लेंगे गंगा परिषद में शामिल राज्यों की बैठक, मतलब गंगा परिषद की वहाँ पे सहायक नदियों के द्वारा बैठक होने जा रही है, उसमें पीएम शामिल होने जा रहे हैं। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण मुक्त कराने की दिशा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। इस अध्यक्षता कौन करेंगे, तो पीटी का क्वेश्चन होगा। ये बीपीएससी पीटी में कोई भी पीटी में पूछा जा सकता है कि इस अध्यक्षता कौन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हो सकता है यहाँ पे पर्यावरण मंत्री भी कर सकते थे, लेकिन ये पे प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये आपको पीटी में याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप इसको एक लाइन में नोट कर सकते हैं। कहाँ हुआ थी, ये भी पूछा सकता है कि गंगा परिषद की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपको कोलकाता में हुई थी। इस बात को जानकारी रखना जरूरी है। आगे देखा जाएगा। देखेंगे कहा जा रहा है ये तो यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल नहीं होगा भारत, मतलब यूक्रेन जो है, यूक्रेन अनाज गलियारे में भारत के शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हमारे अरिंदम बागची ने यह भी बताया है कि अनाज की मदद देने के लिए कई देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय तंत्र काम कर रहा है। उन्हें यह भी कहे हैं कि कई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय सहयोग है, अभी इसको जो है हम लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। हम यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल होंगे या नहीं, संभवतः हम शामिल नहीं होंगे, संभवतः जहाँ कहा जा रहा है हम इसमें शामिल नहीं होंगे। देखिए नेपाल की नई सरकार जो भी बनी है हाल ही में, भारत ने कहा है वहाँ कि वह नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। अरिंदम जो बागची है उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड को नेपाल का नया पीएम बनने पर बधाई दिया है। प्रचंड ने भी इस पर सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच हमारा जो है अब हम दोस्ताना संबंध बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक जुड़ाव के बारे में चर्चा की और कहा कि दोनों देशों के बीच अनोखा द्विपक्षीय संबंध है। ठीक है, तो आगे चले चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक था आपका, नेपाल से रिलेटेड है आपका, देखा जाएगा। तो मिड डे मील के लिए सरकारी देखिए यहाँ पे है कि नक्सल कॉरिडोर में बनने वाली 95 सड़कें अटक गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का है, नक्सल प्रभावित एरिया जो है वहाँ पे है। ये कहा जा रहा है कि 9 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में ये जाता है। ये चीज़ें ये नक्सल एरिया में है। देखिए ये है हमारा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा में सुधार का संकल्प, ये भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और आपका ये देश को शर्मसार करते साइबर अपराध, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। साइबर अपराध अभी हाल ही बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर सरकार बिल भी ले सकती है नए बजट सेशन में। तो इसको हम कर लेते हैं इसके कि साइबर जालसाजी से निपटने की चुनौती क्या क्या हो सकता है। साइबर जो इतना जालसाज फैला रखा है पूरे भारत में, निपटने की चुनौती किस तरीके से है, चुनौती उसको कैसे निपटेंगे, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब देखिए कि क्या है कि अगर देखा जाए भी आपको, तो बीपीएससी में भी आपका एक नया टॉपिक जुड़ गया है निबंध का। तो निबंध में भी आपको जब तक कोई भी चीज़ का अगर विस्तृत जानकारी अगर नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे। 500 से 600 वर्ड में आपको लिखना है ऐसे, जिसमें से 300 नंबर में आपका देखा जाए तो 300 नंबर में आपका 303 ऐसे होंगे, 3 ऐसे हैं जिसमें से 2 अलग टॉपिक और एक टॉपिक आपका बिहार से रिलेटेड टॉपिक का होगा। तो 2 टॉपिक जो है उसको तो तैयार करना होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होगा तो आपके पास कंटेंट कैसे रहेगा। इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। हालांकि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो मेंस ऑप्शनल आपका हटाया गया है, इससे आपका एक क्या कहते हैं पॉजिटिव मैसेज है।
ठीक है। लेकिन तब पर भी आपको ऐसे के लिए आपको जो करंट सेशन जो है, जो भी टॉपिक चल रहे हैं, उस पर आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ये लिखने का प्रैक्टिस है, नोट्स करेंगे, आपके पास जितना नोट बनाएंगे उस पर क्या होगा कि आपका एक कंटेंट तैयार होगा। आपके इस टॉपिक पर इतने कंटेंट हैं हमारे, इस पर हम लिख सकते हैं 500 से 600 वर्ड में। तो साइबर जो ये घटना है, तो साइबर जाम तरह के शिकंजे में सबसे अधिक फंसने वाले तो अपने ही भाई बिरादार होते हैं। विदेशियों को लूटें और देसी को छोड़ दें, साइबर जालसाजों ने अब ऐसा फलसफा नहीं सीखा। यही वजह है कि हाल ही में गृह मंत्रालय जब देश के अंदर साइबर अपराधों का हिसाब किताब लगाने बैठा, तो ये पता चला कि जम्बू द्वीप भारत खंड में इधर उधर हर रोज 1500 शिकायतें थाना पहुंच रही है, जिनमें से हर दिन एक छोटा सा 2% यानी 1500 में जो प्राथमिकी दर्ज होती है। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक के बीच में देश में 16 लाख से ज़्यादा साइबर अपराध की शिकायतें आई, जिनमें से 32,000 से जो आपका ज़्यादा जो है मामलों में FIR दर्ज हुआ है। इन शिकायतों की अगर देखा जाए एवज में कभी कभी कार्रवाई भी होती है। हर दूसरे तीसरे सप्ताह किसी फर्जी कॉल सेंटर के फंडाफोड़ की सूचना मिल जा रही है, जहां अक्सर फर्जीवाड़ा अंजाम देने वाले नौजवान कर्मचारी इस बात को अनजान बताए जाते हैं कि उनकी कंपनी असल में टेक सपोर्ट के नाम पर अवैध तरीके से लोगों का फंसाकर उन्हें लूटने का काम करती है। हालांकि वे नौजवान क्या करते हैं, गोरख धंधे में अनभिज्ञ होते हैं, उनको पता नहीं होता है। हर बार यह बात सच नहीं हो सकती। एक तरफ अल्फाबेट गूगल के सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, शांतनु नारायण, एडोब, अरविंद कृष्णा, IBM सरीखे भारतीय और भारतीय मूल की प्रतिभाओं की फेसिस्ट है, जो हमें ही नहीं बल्कि क्या करते हैं, गाहे बगाहे हमारे पड़ोसी मुल्कों को तक को यह कहने के लिए बात करती है कि प्रतिभा की चमक हो तो ऐसा हो कि दुनिया को सलाम करे। पर दूसरी तरफ ये हमारा साइबर जो मामला है, साइबर जो जालसाजी का जो मामला चल रही है अंबार है, जहां IT का 4 अक्षर भी ढंग से नहीं पढ़ने वाला भट्ट के नौजवान जो है रातों रात जो है सो अमीर बनने की फर्जीवाड़ा करना सीखते हैं और उसे ही अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं। भले ही क्या होगा कि आपका साइबर अपराधों के तेज बढ़वाड़ हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मसला ना खड़ा करे, पर यदि राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाता है तो इसकी चिंता हमें करनी ही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इस पे आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकें, ताकि विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अगर ये निबंध भी आ गया है आपको बिहार BPSC में भी, तो इसके लिए भी आपको बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। अभी से नोट बनाया हुआ रहेगा तो आप काम आएगा उस मेंस के टाइम में, क्योंकि इसमें आपके पास एक कंटेंट नहीं ला पाएंगे आप, ठीक है। आगे इकोनॉमिक्स की अगर देखा जाए तो सुधरने लगी है बैंकों की सेहत। कहा जा रहा है कि बैंकों का सकल NPA 7 साल के जो निचले स्तर 5% पे आ गया है। मतलब RBI ने गुरुवार को ये भी कहा कि बैंकों का जो सकल NPA मतलब फंसा हुआ जो कर्ज है, और मतलब देखा जाए पिछले 7 साल के मुकाबले निचले स्तर से 5% पर आ गया है। रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है, हमारा ये आपका इकोनॉमिक्स पेज है, इकोनॉमिक्स टॉपिक है, ये समझने की जरूरत है हमारे किस तरह से काम करती है। तो बैंकिंग जो हमारी प्रणाली है वो मजबूत और उसके पास पूंजी का कोई कमी नहीं है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो FSR के 26वें अंक में RBI जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो बड़े पैमाने पर मंदी की जोखिम जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारा दुनिया भर से आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। हालांकि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल और वित्तीय व गैर वित्तीय क्षेत्रों की स्थल स्वस्थ बैलेंस शीट वित्तीय प्रणाली को मजबूती और लचीलापन प्रदान कर रही है। रिपोर्ट की जो प्रस्तावना में भी RBI गवर्नर हमारे कौन है, शक्तिकांत दास ने भी ये कहा है कि जो वैश्विक केंद्रीय बैंक जो है वैश्विक जोखिमों से होने वाले नुकसानों से पूरी तरह परिचित है और अर्थव्यवस्था को मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल में शक्ति प्रदान करता है। इसमें और भी देखे जाए ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी कहा जा रहा है आपका कि जो छोटे कारोबारियों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सरकार खुदरा व्यापारी और माइक्रो यूनिट्स को क्रेडिट कार्ड दे सकती है। आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। खुदरा व्यापार करने के लिए आपको सरकार रिटेल पॉलिसी ला रही है और इस पॉलिसी में खुदरा व्यापारियों को मर्चेंट जो है क्या करेगी, तो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड देने का प्रस्ताव रखा गया है। उसी तर्ज पर आपको जो है माइक्रो यूनिट को व्यापार क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। व्यापार क्रेडिट कार्ड की विस्तृत रूपरेखा जो है आपको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI तैयार की रही है और इस कार्ड को रखने वाले उद्यमी एक निश्चित अभी तक बिना किसी ब्याज की राशि खर्च कर सकेंगे। इससे उन्हें कार्यशील पूंजी की दिक्कत नहीं होगा। और माइक्रो यूनिट के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि माल के नहीं बिकने पर या खरीदार की तरफ से भुगतान में जरा भी देरी होने पर उनके पास कार्यशील पूंजी की दिक्कत हो जाती है और वे नए ऑर्डर के लिए काम नहीं कर पाते। और छोटे छोटे लोन के लिए भी आपको उन्हें बैंकों का मोहताज नहीं मतलब छोटे छोटे लोन के लिए भी आपको उन्हें बैंक जाना पड़ता है।
बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद क्या होगा, इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगा। अभी देखा जाए तो अभी जो एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड लाइन गारंटी स्कीम चल रही है, जिसके तहत वे बिना किसी गिरवी के लोन ले सकते हैं। वर्ष 2020 मई में इस स्कीम के तहत एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा किया गया था। अभी देखा जाए इसमें कि 2 लाख रुपए तक की हो सकती है सीमा। उसका जो सूत्रों के मुताबिक माइक्रो यूनिट्स व खुदरा व्यापारियों को जारी होने वाले क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। बैंकिंग यूनिट और व्यापारियों की क्षमता को देखते हुए यह सीमा तय कर सकते हैं कि कम से कम 50 दिन तक क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, दो देशों, देखिए ये भी आपका पीटी का टॉपिक है। दो और देशों के साथ एफटीए हमारा जल्द होगा। ये हमारा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो हमारा पीयूष गोयल ने, उन्होंने कहा है कि अगले साल यानी 2023, अब तो अगले साल की बात होगी, 2023 में क्या होगा कि कम से कम 2 और देशों के साथ हम लोग व्यापार समझौता करेंगे। एफटीए होने की उम्मीद है। यहाँ के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारा एक ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड जैसे छोटे व्यापारी भागीदारियों के साथ किसी तरह से एफटीए से इनकार करते हुए कहा कि हम इनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार मात्र $35 करोड़ का है। इस साल अप्रैल में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संबंध में आयोजित कार्यक्रम गोयल ने कहा कि जनवरी में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और विदेशी में उनके समकक्ष बीच कई बैठक भी होना है। ठीक है, बहुत सारी कई बैठक होगा। ठीक है, तो इसमें ये समझौता लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब देखा, एनिमेशन और वीडियो गेम के क्षेत्र में के स्वदेशी अवतार की तैयारी किया जा रहा है। मतलब क्या कि देश में वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों का वीडियो गेम डेवलप करने का कला सिखाने की तैयारी है। सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जिसमें स्वदेशी एनिमेशन को बढ़ावा देने की बात है। इसमें क्या होगा, आपको रावण रोबोट से लेकर बाहुबली, RRR और ब्रह्मास्त्र तक आयोजन मनोरंजन जगत वीएफएक्स के नए युग में प्रवेश कर चुका। आइए समझें देश में एनिमेशन उद्योग की क्या स्थिति है और वीएफएक्स में आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, सबसे अगर देखा जाए तो $285 अरब एबीसीजी का वैश्विक बाजार आने वाले समय में होने का अनुमान है। $3 की हिस्सेदारी अभी भारत के वैश्विक एबीसीजी बाजार में है। 8.8% जो है CAGR की दर से भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 1.6% वृद्धि के एबीसीजी क्षेत्र में आने वाले 10 वर्ष में हो सकती है। इसी कारण सरकार इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने पर विशेष जोर दे रहा है। और क्या कर रहा है सरकार, तो यह करने पर विचार कर क्या करने पर विचार हो रही है, तो स्कूल में एनिमेशन और ग्राफिक्स के परीक्षण के लिए 2 अध्यापक रखे जाएंगे और यूजीसी से मान्यता प्राप्त नए कोर्स को महाविद्यालय में आरंभ किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने इसके लिए बीते अप्रैल में क्या किया कि एक अंतर मंत्रालय टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश पर विचार आरंभ हो चुका है। और इस पूरे प्रोजेक्ट से सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल मंत्रालय, 3 मंत्रालय जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है। रामायण महाभारत पर आधारित वीडियो गेम्स से रुचि जगाने के साथ सांस्कृतिक थाती सहेजना जाएगा और दूरदर्शन पर एक चैनल इस उद्देश्य से बनाया जाए ताकि बच्चे और किशोर एनिमेशन के साथ देसी जुड़ाव महसूस करें। अब इससे शिक्षा का क्या फायदा होगा, तो शिक्षा से इसे ही जुड़ा हो कैसे होगा, तो देश में एनिमेशन, वीडियो गेम्स और वीएफएक्स के क्षेत्र में पेशेवरों की कमी पूरा करने के लिए सबसे अहम काम शिक्षा जगत में इस विद्या को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत स्नातक और परास्नातक स्तर पर कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। ग्राफिक्स आर्ट में स्नातक कोर्स एक अच्छा विकल्प है। यह कॉमिक्स और क्या करेगा, एनिमेशन को बढ़ावा देगा, जिससे सिनेमा जगत में वीएफएक्स को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सिनेमैटिक आर्ट्स में स्नातक की उपाधि जो युवाओं के लिए आकर्षक हो सकती है। और वीडियो गेम जो क्षेत्र है, गेम के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसमें बीएससी की एक शाखा शुरू की जा सकती है। बहुत अच्छा कदम है सरकार का ये, इसको आपको नोट करना चाहिए। इससे जानकारी होना जरूरी है कि क्या चल रहा है चीज़ें। इधर उधर की नज़र में हमें, आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए आपको इधर उधर की नज़र होनी चाहिए कि क्या चल क्या रहा चाहिए किस टॉपिक पे। चलिए देखा जाए आगे का टॉपिक। अगर हम देखें तो आगे का टॉपिक अगर जो है तो हमारे लिए ज़्यादा कोई खास आगे का कुछ खास टॉपिक नहीं है आगे। तो हम लोग फिर तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया आप लोग से ईमानदारी पूर्वक जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो सेशन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको सेशन पता चल जाएगा और इसको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखकर नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।